देखो अभी है, करो ये वाला क्वेश्चन। डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। क्यों, देखो ये कॉन्जुगेशन है क्या इसमें? डबल सिंगल डबल सिंगल। ये बोरॉन एक सी प्लस की तरह कार्बोकेटाइन की तरह एक्ट करता है, तो ये लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा पर एक ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। तो कॉन्जुगेशन तो हो गया, सिंगल फिर ऑर्बिटल फिर सिंगल फिर डबल, तो कॉन्जुगेशन तो साइक्लिक है, पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं? 4, तो इट्स एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। देन बी, कॉन्जुगेशन है क्या? साइक्लिक कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल कार्बेनियन फिर सिंगल फिर डबल, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है। इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 6, दो दो और यहाँ पे भी 2 मिलेंगे, तो ये एरोमेटिक है। सी, एंटी एरोमेटिक बिल्कुल वैसे ही हो गया एक तरह से, डबल सिंगल कार्बोनाइल सिंगल। कॉन्जुगेशन है साइक्लिक, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 4 हैं, तो एंटी एरोमेटिक। ये क्या होगा? डबल सिंगल डबल सिंगल, पर यहाँ ना कोई ऑर्बिटल है, इस पे तो इसका लोन पेयर तो कहीं इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं अभी, पर ये CH2 है, तो ना इस पे कोई ऐसा कोई मान लो कार्बेनियन होता तो वो इन्वॉल्व हो जाता, सी प्लस होता तो बिना इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाती, पर ये तो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट, 2 सिंगल बॉन्ड हो गए कंटिन्यूस, तो ये नहीं, कॉन्जुगेशन ही नहीं हुआ, नॉन एरोमेटिक। इट्स बस यहां तक कॉन्जुगेशन है, द कॉन्जुगेशन इज अप टू नॉन एरोमेटिक।
साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना पड़ेगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। उसके बाद दो कंडीशन कि अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो सेकंड जाने की जरूरत ही नहीं है, तब तो आपका वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया। साइक्लिक कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन सिंड्रोम 4n+2 है तो एरोमेटिक, 4n है तो एंटी एरोमेटिक। ये डी ई कर लो, पहले पहले ई करते हैं, चलो ऐसे उसी ऑर्डर में कर। ई को देखो पहले, ई में डबल सिंगल डबल, तो देखो यहां पे एक लोन पेयर होगा, पर ये लोन पेयर इसके sp2 ऑर्बिटल में, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, पर दिस ऑर्बिटल sp2 है, लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। फिर सिंगल, यहां पे भी एक लोन पेयर है तो, और एक H भी होगा, H तो एटम है ही, वो तो NH और लोन पेयर है, तो इसमें जो लोन पेयर होगा इट विल बी इन द प्योर p ऑर्बिटल, पार्ट ऑफ द एरोमेटिक, तभी ये एरोमेटिक बन जाएगा। डबल सिंगल लोन पेयर इन द p ऑर्बिटल, फिर सिंगल फिर डबल, तो ये आपका हो जाएगा, दिस कंपाउंड विल बी। अच्छा, आज क्लास 7:45 पे मैं खत्म करूँ, ठीक है, तो कोई अगर इन्फॉर्म करना हो रहा है तो कर देना। हाँ तो ठीक है, तो ये देखो डबल सिंगल एटम विद लोन पेयर, कार्बेनिन की तरह हो गया, एंड इस तरीके की सिचुएशन इज लाइक अ कार्बेनियन सिचुएशन, सिंगल फिर डबल, तो इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व दो और ये भी दो, यहाँ के 6, तो ये एरोमेटिक है। फिर एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि मान लो इस एटम को मैं ए मार्क कर दूं, इसको बी मार्क कर दूं, विच वन इज मोर बेसिक इन दिस कंपाउंड, विच नाइट्रो एटम इज मोर बेसिक? ए। बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन इज बिकॉज कि ये लोन पेयर दूसरे को दे सके, लुईस बेस की तरह काम कर सके, तो यहां पे ये, अच्छा ये दोनों ही sp2 है, ठीक है ना, है ये दोनों ही sp2 नाइट्रोजन, लेकिन यहां का लोन पेयर जैसे पिरिडीन में होता है, आएगा जब बेस एसिडिक बेसिक कैरेक्टर फिर से पिरिडीन वहां आएगा, तो पिरिडीन ऐसे ही होता है, हम जानते हैं ऐसा, तो पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता है sp2 में, लेकिन अवेलेबल होता है। वहीं पे पायरोल इन्वॉल्व होता है, sp2 है लेकिन ये वाला प्योर p में होता है और इन्वॉल्व होता है, तो ये कम बेसिक होता है या प्रैक्टिकली बेसिक होता ही नहीं है, तो यहां पे a इज मोर बेसिक। ये वाला F अगर दो रिंग है और एक भी रिंग है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है। अच्छा, जैसे ये तो हो गया, मान लो एक कंपाउंड ऐसा दिया हो, दोनों ही एरोमेटिक है, क्योंकि यहां भी एरोमेटिक है, पर कोई पूछे कि ये कंपाउंड, सपोज मैं 1 कह देता हूं, ये 2 कहता हूं, कौन से कंपाउंड का नाइट्रोजन मोर बेसिक है? क्यों? क्योंकि सेकेंड वाला लोन पेयर जो है वो पी के, मतलब ये यहां पे है, क्योंकि कॉन्जुगेशन का पार्ट ही नहीं है, तो इट विड बी sp3 जैसे वो होता है अमोनिया वाला, पर यहां वाले में क्या होगा,
देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये एरोमेटिक है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये उतना अवेलेबल नहीं होगा, इनफैक्ट ये नाइट्रोजन भी sp2 होगा। तो यहां पे ये वाला ज्यादा बेसिक हो गया, मोर बेसिक। जी देखो डबल सिंगल कार्बोकेटाइन फिर सिंगल फिर कार्बोटाइन, ये तो ये इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व दो ही है, क्योंकि कार्बोटाइन डज नॉट प्रोवाइड एनी इलेक्ट्रॉन, वो बस एम्प्टी ऑर्बिटल देता है। तो दो इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 सेट हो रहा है n=0 के लिए, तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक था ये। ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि डबल सिंगल कार्बेनियन फिर सिंगल फिर डबल, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व दो, यहां कार्बेनियन प्रोवाइड्स 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके p ऑर्बिटल में होता है, प्योर p में, ये भी 2 देगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक। फिर IJK, कॉन्जुगेशन चेक करने के लिए वो हम लोग काउंटिंग डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं, लोन पेयर डबल बॉन्ड से। जैसे यहाँ पे डबल सिंगल, इसके 2 लोन पेयर है, एक्चुअली एक लोन पेयर ये sp2 हैबिडैश होगा, एक लोन पेयर तो sp2 में चला जाएगा, तो वो तो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसके प्लेन में ही मैच नहीं करेगा। पर जो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो प्योर p में होगा, वो इन्वॉल्व होगा। फिर सिंगल फिर कार्बोकेटाइन, जो कि ओनली ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर वही सेम चीज, 2 लोन पेयर एक p में, तो देखो डबल सिंगल, फिर ये वाला p में जो होगा वो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल, फिर एम्प्टी ऑर्बिटल कार्बोटाइन, फिर सिंगल फिर लोन पेयर वाला और सिंगल डबल, तो इसमें कॉन्जुगेशन है साइक्लिक। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विद एटम विद लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड एटम विद एम्प्टी p ऑर्बिटल कार्बोटाइन के, फिर सिंगल फिर एटम विद लोन पेयर, फिर सिंगल फिर डबल, आई साइक्लिक कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन में 6, ये 2 यहाँ के 2 यहाँ है 4, पर 2 तो ये इन्वॉल्व नहीं है जो sp2 में, तो ये 2 यहाँ से 2, ये तो एम्प्टी होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। J and K, ये 2 एक्सेप्शन है 8 और 10 वाले में। ये देख के लगता है साइक्लिक कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, लेकिन ये रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपना प्लेन बदल लेता है, तो इसके इतने कार्बन है कि ये
एंगल स्ट्रेन में इसको रहने की जरूरत, टब शेप बन जाता है। तो टब शेप बनते ही क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेशन ही वो हो गया, डिसरप्ट हो गया, क्योंकि वो सेम प्लेन में नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन मूव करने वाले, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। और ये वाला भी ऐसी कैटेगरी में है जिसमें दिख के एरोमेटिक, लेकिन यहां जो ये दो एच एटम होते हैं दे आर वेरी रिपल्सिव इन नेचर, जिस कारण से ये अपना प्लेन लूज कर जाता है, और प्लेन लूज कर जाता है तो वही कॉन्जुगेशन भी लॉस हो जाता है, मतलब रेजोनेंस लॉस हो जाता है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। हाँ, पर मैं बताता था कि ऐसी चीज को एरोमेटिक बनाने के लिए दो अप्रोचेज हो सकती हैं, ये तो नॉन एरोमेटिक ही है, पर एक अप्रोच होती है कि आप ये दोनों एच हटा के इन्हें आपस में जोड़ दो, जो कि नेप्थलीन में होता भी है। और एक अप्रोच होती है ये दो एच हटा के हमारी दिक्कत तो यही है कि इसमें प्लेनेट ही नहीं हो पा रही, पर इसको अगर कुछ इस तरीके से जोड़ दिया जाए, मतलब एक और बीच में कोई चीज एटम या तो ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए और ये बॉन्ड बना दिया जाए ऐसा, तो क्या होगा, ये 10 मेंबर की रिंग है, तो अब 10 मेंबर ये हटने के बाद ये 10 मेंबर की रिंग प्लेनर हो जाएगी, तो ये वाली जो रिंग है एरोमेटिक हो जाएगी। तो या यहां पे सल्फर भी हो सकता है, NH भी हो सकता है और CH2 भी हो सकता है इधर इसकी जगह, ठीक है, वो दो H को हटा के ऐसा चीज कर देना या फिर ये चीज कर देना, ये खुद नॉन एरोमेटिक है, तो ये वाला एरोमेटिक ये क्वेश्चन हो, ये कर लिया, देख लो देख लो। ये क्वेश्चन पहले कांड क्या होगा भाई, हाई डायपोल मोमेंट होने के लिए जरूरी क्या है कि पहले तो इसके अंदर चार्ज सेपरेशन हो, है ना, इट हैज टू बी चार्ज सेपरेशन, तब वो डायपोल मोमेंट हाई आएगा। तो यहां पे ये अभी तो इसमें कोई चार्जेस ही नहीं है, लेकिन ये भी अभी अगर ऐसे देखा जाए तो ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये काफी वैसा भी अनस्टेबल टाइप की भी 3 मेंबर रिंग है, सभी sp2 कार्बन है। पर अगर हम ये से सोचें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा हो जाए, मूव कर जाए, तो ये हो जाएगा उसके बाद ये ऐसा भी हो सकता है, ये इधर चला गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, ये भी होगा, लेकिन
ये वाली जो रिंग है 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, हम जानते हैं ये एरोमेटिक होता है, और ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन, ये भी एरोमेटिक होता है। तो ये प्रिफर करेगा इस तरीके से रहने में, विच लीड्स टू, फिर उसके बाद ये इधर चला गया, तो एक माइनस और प्लस का सेपरेशन विच विल लीड टू डाइपोल, जो कि इस रिंग से इस केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन डाइपोल होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, फिजिक्स में माइनस से प्लस आई है, जब पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, वहां पे डाइपोल करके आएगा एक टॉपिक। ये अच्छा खासा है, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें डाइपोल मूवमेंट करके, डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट करके आएगा, तो उसमें पूरा आपके टेक्स्ट बुक में ही कम से कम उसमें 2-3-4 पेज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या होगा, ये ओवरऑल एरोमेटिक है, ऐसे देखो तो ये एरोमेटिक है, ये ठीक है, ये रिंग पूरी, लेकिन दोनों रिंग अलग अलग एरोमेटिक नहीं है, तो ये भी स्टेबल है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि दोनों रिंग भी एरोमेटिक हो जाए, पूरा एरोमेटिक है संग रिंग भी सेपरेटली एरोमेटिक हो जाए, तो और स्टेबिलिटी आ जाएगी, जितनी ज्यादा एरोमेटिक रिंग हो जाए। तो इसको देखो, हमने ये 7 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर है, हमने पढ़ा है कि 7 मेंबर रिंग में अगर वो ऑल्टरनेट डबल सिंगल हो तो प्लस वाला एरोमेटिक होता है ट्रोपिलियम आयन, और 5 में नेगेटिव। तो अगर इसको हम ऐसे सोचें, ये इधर गया और ये इधर गया, बस इतना ही सोचो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहा, ये माइनस हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस, ऐसा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, फिर और ये इधर गया तो यहां पे प्लस हो, लेकिन ये एरोमेटिक हो गई, और ये भी डबल सिंगल डबल ये वाला, और ये ओवरऑल तो ही डबल सिंगल, ऐसे सोचो, ये वाला डबल, यहां से प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस, तो ऐसे भी है, और अलग अलग रिंग भी एरोमेटिक हो गया, तो इसलिए 4 सेपरेशन, प्लस से मतलब जो 7 मेंबर रिंग है वहां से 5 की तरफ डाइपोल की। इसके रिजल्ट, इसके वो क्या होते हैं आउटकम्स, कि एक तो इसमें हाई डाइपोलमेंट होता है, तो ये कंपाउंड में ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और हाई एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन होने का कलर्ड होता है, तो डीप ब्लू कलर कंपाउंड होता है, डीप ब्लू पिगमेंट की तरह यूज करते हैं इसे। ये बताओ, वो साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, क्योंकि
इसमें अगर तो ये ओरिजिनल कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ओरिजिनली ये नॉन एरोमेटिक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो यहां से यहां तक कॉन्जुगेट साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही नहीं है, बट कॉन्जुगेशन है तो ये नॉन एरोमेटिक है। हो सकता है कि इसमें ये वाली चीज ना दी हो ना, सिल्वर नाइट्रेट देंगे तो रिएक्शन होगा, पर खुद ये अगर मान लो ये चीजें नहीं दी होती तो हो सकता है कि ये स्टेबल हो सकता था, क्योंकि नॉन एरोमेटिक है। लेकिन ये वाले ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये काफी रिपल्सिव हो रहे हैं, तो रिपल्शन इज मेकिंग देम अनस्टेबल, तो दे आर फाइंडिंग सम वे ऑफ गेटिंग स्टेबलाइज्ड, तो दैट विल एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू इफ पॉसिबल एरोमेटिक। क्योंकि यहां पे हम सिल्वर, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट देता तो द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल एक्सेलरेट दैट, ब्रोमाइड को निकाल देगा क्योंकि एजी प्लस आयन वहां है, लेकिन अभी तो नहीं है, तो खुद ही लूज करना है, तो खुद लूज करने के तो कहीं अंदर से ही कोई स्ट्रेस आना पड़ेगा, तो यहां पे ये जो स्ट्रेस है रिपल्शन का, ये इसको वो करेगा कि किसी तरह से स्टेबलाइज हो, तो इट विल लूज बी आर माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो गया ट्रोपिलियम। अब इस पे ये सब जुड़े रहेंगे और इसकी स्टेबिलिटी काफी हो गई, तो अब ये इनको भी बियर कर सकता है। तो इट विल लूज एज ब्रोमाइड। एरोमेटिक हो गया ना, ये नॉन एरोमेटिक था, ये क्या हो गया एरोमेटिक। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे एक हम ऐसा क्वेश्चन में करते थे, यहां सिल्वर नाइट्रेट देते थे, हम केवल जब ये लेते थे, एक ऐसा क्वेश्चन भी था, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ सेंस कि ये क्यों लगा के दिया, मतलब इसको लगाने का पर्पस क्या है। हो सकता है वो ना सोचे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक तो जाहिर है, पर फिर भी जैसे यहां पे हमने क्वेश्चन ऐसा देखा था कि ये सिल्वर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करे, तो यहाँ Ag प्लस की प्रेजेंस विच इज लुकिंग फॉर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेशन आल्सो फेवर्स फॉरवर्ड टेंडेंसी, तो वो भी है, और यहाँ ये नॉन एरोमेटिक है तो ये Br माइनस निकल जाएगा, तो ये तो ऐसा बन जाता था, लेकिन यहां पे सिल्वर नाइट्रेट तो नहीं है। अच्छा, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी स्टेबल होते हैं, मेंबर रिंग में भी जो है वो 7 मेंबर्ड है, तो डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग sp2 वाली इश्यू, क्योंकि बड़ा साइज है रिंग का, छोटा साइज नहीं है, 3 या 4 का मेंबर नहीं है। तो फिर इसको क्या चीज एक्सेलरेट करे ये ब्रोमाइड में जाए। एक फैक्टर तो इसका है कि एरोमेटिसिटी मिलेगी, पर खुद स्टेबल है तो उसको क्या मालूम कि एरोमेटिसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो मिलने के बाद पता चलेगा कि मिलेगी, लेकिन अभी तो नहीं पता कि अभी स्टेबल है तो है स्टेबल। तो ये जो रिपल्शंस हैं ये इसको एक्सिस से एनफोर्स करेंगे कि कुछ तरीका ढूंढो, वरना इनस्टेबिलिटी मार देगी तुमको। तो उस प्रोसेस में ये ग्रुप्स का जो इतने बड़े ग्रुप लगा दिए, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, एच की जगह हटा के ये लगा दिए। एच के केस में ये छोटे एटम्स थे तो स्टेरिक रिपल्शन नहीं था, तो अब ये कुछ तरीका कोशिश करेगा कि है क्या कोई ऐसा उपाय कि किसी कारण से और स्टेबिलिटी मिल जाए। तो ये उस प्रोसेस में Br माइनस लूज करे, मतलब Br प्लस लूज करे, तब तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर Br माइनस लूज कर जाए तो इसे एरोमेटिसिटी मिल जाएगी, तो वो एक स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा। इसलिए ये इसको Br को लूज करेगा तो ऐसे लूज करेगा, ठीक है।
एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर सके और खुद कैटायन बन सके। डायमराइज करने से ये अभी एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बने वो भी स्टेबिलिटी है। तो अगर इसे कुछ नहीं मिला तो इसके दो मॉलिक्यूल देखो, मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसा है, एक और आया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो क्या होगा? ये आपस में ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस जुड़ गए, ऐसा हो गया। क्या नहीं, डाइमराइज दो, अगर जब तुम डाइमराइजेशन हुआ पर रिंग 3 बन गई, 2 रिंग तो पहले से ही थी ना। आपस में अगर 2 स्ट्रेट कंपाउंड ऐसे साइक्लिकली जुड़ जाए, ये इससे, तो एक एक्स्ट्रा रिंग बनी, और 2 तो पहले से ही थी इनके कारण। ये तो आपस में डाइमर ही बने जुड़ के, रिंग 3 बनी। जैसे अगर आपके पास कोई 2 स्ट्रेट कंपाउंड हो, ये ऐसे ऐसे जुड़ जाए तो क्या होगा? डाइमराइजेशन, और रिंग 1 बन जाएगी। तो ये जो डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल को जोड़ना, भाई इस केस में क्योंकि 2 रिंग पहले से ही थी। कभी कभी डाइमराइज का मतलब कि रिंग बनना जरूरी भी नहीं है। मान लो जैसे ये जोड़ते थे आर, तो इसमें क्या होता था? यही बन जाता। डायमेंशन ये भी है, तो यहाँ पे लॉन्ग चेन बन गई। जब कोई मॉलिक्यूल आपस में इंट्रामॉलिक्यूल, ये इससे और ये इससे जुड़ जाए तो रिंग बन जाते हैं। आगे आएगा इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, आपस में जुड़ गए। जैसे मान लो एक ये Br है और एक ये Cl है, Na ईथर है। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में पढ़ते हैं RBr Na, तो ये RR जुड़ जाता है। पर यहाँ पे ये Br हटे और ये C हटे तो ऐसा बन सकता है। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर वुर्ज हो गया, ये भी वुर्ज रिएक्शन है। पर ये हाँ बनता है, क्वेश्चन आया हुआ भी IIT में। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर वुर्ज हो गया, वुर्ज रिएक्शन है। ये हो गया बाइसाइक्लो 110। तो ये तो हो गया चीज। फिर ये वाले बताओ, एक तो ये कि वाई
कुछ नहीं मिला तो ये हुआ। और दूसरा बात कि एक्टिव मेटल दे दिए तो ये देखो, एक्टिव मेटल हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मान लो आपने दो सोडियम एटम है या पोटेशियम भी हो सकता है, दे कन्वर्ट टू 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है, तो क्या होगा, यहां माइनस बन जाएगा, इधर प्लस बन जाएगा। पर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये तो माइनस है ही, तो ये एरोमेटिक हो गया ना, अभी तो पढ़ा तुमने। तो ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा, यहाँ Na प्लस आ जाएगा। सोडियम पोटेशियम भी हो सकता है, लिथियम पोटेशियम ये सब भी हो सकता है। ये तो हम लोग कई चीजें फिर भी कर लो। इसमें क्या होगा, ये दोनों ही नॉन एरोमेटिक है, बोथ आर नॉन एरोमेटिक। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो Ag प्लस देता है और नाइट्रेट आयन देता है, सॉल्युबल सॉल्ट होता है। तो इस केस में अगर आप सोचो तो क्या हो, अगर होगा तो क्या हो सकता था कि ये I माइनस जाए, AgI बने येलो PBT, और यहाँ पे ऐसा चीज बन जाए, है ना। लेकिन ये तो नॉन एरोमेटिक था, और ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये तो चीज काम का ही नहीं है, अनस्टेबल क्यों जाएगा।
पर इस केस में ये नॉन एरोमेटिक है, सेम चीज हो। तो ये प्लस ट्रोपिलियम नाइट्रेट, ये चीज ये हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक है। दिस विल हैपन। सर वो इधर ये होगा ही नहीं मेन एक्चुअली उसका यही हो गया। हाँ ठीक। हाँ, इस वजह से अगर एक ऐसा होता तब ये भी हो जाता, तब ये भी होता। पर इन दोनों में वैसे दोनों ही फास्ट होते, बट इसका ज्यादा फास्ट होता, क्योंकि इसका जो फाइनल एरोमेटिक है वो एरोमेटिक में भी ज्यादा स्टेबल हो गया, कि उसका कॉन्जुगेशन लार्जर है। जैसे इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा तो ऐसा बनेगा, तो ये भी एरोमेटिक है, तो दोनों ही होंगे, लेकिन इसमें ये और फास्टर होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक में भी ज्यादा कॉन्जुगेशन। वो अलग बात है कि वंस एरोमेटिक होने के बाद वो ये वाले फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, क्योंकि दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही, फिर भी फिर ये देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हाँ, ये एक्चुअली SbCl5 ये काफी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है, मतलब SbCl5 हैज अ टेंडेंसी, क्योंकि स्टेबियम में तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो SbCl5 से SbCl6 माइनस बहुत आसानी से बन जाता है। इट्स अ वेरी गुड लुईस एसिड, इसको सुपर एसिड बोलते हैं, वेरी गुड लुईस एसिड। ऑल्दो अगर यहाँ पे AlCl3 होता, वो भी यही पर्पस सर्व कर सकता था,
अगर AlCl3 होता, वो भी लुईस एसिड है, वो भी यही पर्पज सर्व कर सकता था, AlCl4 माइनस बन जाता। पहले तो ये देखो इस वाले केस में क्या होगा, ये तो H प्लस ले सकता है, तो अगर ये H प्लस ले, ये अभी नॉन एरोमेटिक है, और ये अगर H प्लस ले ले इसके दो मॉलिक्यूल, तो ये बन जाएगा ये कंपाउंड क्या हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कार्बेनियन सिंगल कार्बेनियन सिंगल, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 10, 6 और 2 और 2, तो ये एरोमेटिक हो गया ना। इसमें क्या होगा बताओ, ये लुईस एसिड है, इवन दिस ये भी हो सकता था एनहाइड्रस। एनहाइड्रस इसलिए यूज करते हैं कि वाटर में खुद भी लोन पेयर होता है, वाटर कैन एक्ट एज ए बेस। तो अगर लुईस एसिड का फंक्शन क्या है कि दूसरे से कोई एनायन ले ले, अगर वाटर के अंदर वाटर ले लोगे तो वाटर ही अपना यूज कर लेगा लोन पेयर, तो उसकी तो मतलब आपने से AlCl3 वाटर के संग लिया, तो हम तो AlCl3 की वो प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे थे जिससे Cl माइनस ले ले, पर ये तो पहले ही अपनी उस डेफिशिएंसी को वाटर के लोन पेयर से सेटिस्फाई करके रखेगा, तो इसका तो जो फंक्शन है वो हम पर्पज ही सर्व नहीं होगा, ये बहुत कम सर्व होगा। तो इसीलिए जैसे आप ये एनहाइड्रस AlCl3 आपने अभी जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में, उसमें मेन पर्पज क्या होता है, आपके पास ऐसा कुछ होता है, हमें बेंजीन रिंग है, मान लो CH3Cl है और हम AlCl3 लेते हैं, तो CH3 प्लस अगर बन जाए तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और बेंजीन में फिर इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं, क्योंकि बेंजीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ते हैं लेकिन जुड़ने से एरोमेटिसिटी क्या होती है, फॉर अ मोमेंट खत्म हो जाती है, तो ये एरोमेटिसिटी तो लूज नहीं करना चाहता है अंडर दिस सर्कमस्टेंस, इतने ड्रेस्टिक सर्कमस्टांसेस नहीं है कि इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाए। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रोफाइल दिया CH3, पर अभी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अभी इसको बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी ये प्लस डेल्टा चार्ज है, लेकिन आपको इसे CH3 प्लस बनाना है, इस पर और ज्यादा डेवलप करना है, यानी Cl माइनस को निकालना है। अब Cl माइनस कैसे निकले, दिख तो नहीं खींचने, कोई खींचेगा आके, तो AlCl3 लुईस एसिड ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये AlCl4 माइनस बन जाएगा, ये शांति से बैठेगा तो CH3 प्लस बन पाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसको अटैक कर देगा, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसे ही CH3 CH2Cl भी हो सकता है, पर अभी वो एल्काइलेशन इथाइल बेंजीन बन जाएगा। इसमें होता है ऐसा, जो कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल है, जरा सा मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल आया E प्लस, सोचो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक किया, ये इसका स्लो स्टेप होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये हो गया, तो यहां पे एक जगह मान लो सपोज ये इधर चला गया तो इलेक्ट्रोफाइल यहां के जुड़ गया और यहां पे भी H है, ये प्लस बन गया, ये इसके संग अभी एरोमेटिक नहीं है, नाउ इट इज इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है, लेकिन क्योंकि इस पे काफी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था तो थोड़ी सी देर ये इस बात को अलाउ कर सकता है, लेकिन ये जुड़ के नहीं रहा, जैसे कि यही चीज एल्कीन में नॉर्मल जुड़ती थी तो एडिशन होके रह जाता था,
एडिशन हुआ यहाँ, लेकिन ये अपनी एरोमेटिसिटी वापस पाना चाहेगा। तो पहले तो ये, लेकिन ये इतनी सी देर के लिए भी क्यों बना, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन एरोमेटिक नहीं है पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो है। और फिर क्या होगा, फिर ये वाला H प्लस जिसपे E जुड़ा, उसी कार्बन से डीप्रोटोनेशन होगा, इसीलिए इस, और ये वापस डबल बॉन्ड। तो इफेक्टिवली हुआ क्या, इफेक्टिवली हुआ ये कि E प्लस हैज रिप्लेस्ड H प्लस। पहला स्टेप हुआ एडिशन, फिर हुआ एलिमिनेशन, और मिलके ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट हुआ ना, ये E प्लस जब NO2 प्लस होता है तो नाइट्रेशन हो जाता है, ये E प्लस जब Cl प्लस होता है, Br प्लस होता है तो हेलोजिनेशन होता है, ये E प्लस जब SO, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होता है, SO3 होता है, S पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है, और ये R प्लस होता है तो अल्काइलेशन, और RCO प्लस होता है तो एसाइलेशन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, और ये इसका जनरल तरीका है। बस उसमें हम क्या होता है, E प्लस कैसे बनाए, जैसे यहां पे E प्लस कैसे बना, इस तरीके से बना, CH3COCl में Cl निकल जाएगा, CH3CO पे C पे प्लस हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। O पे प्लस और C पे प्लस अगर दोनों आ सकता है रेजोनेंस में, पर जुड़ते समय कार्बन कार्बन इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो बहुत ऐसी सिचुएशन आगे आएगी कि लगेगा जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो C पे भी प्लस आ रहा है, दूसरे में O पे प्लस आ रहा है, पर जुड़ते समय फिर CC क्यों बन रहा है, OC क्यों नहीं बन जा रहा है, बिकॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, कि वो थर्मोडायनेमिक फैक्टर की एनर्जी CC ज्यादा लिबरेट करेगा। अच्छा, अगर मेरे पास ये हो, एक इसमें बाद आपके पास एल्काइलेशन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है, किसी का जैसे ज्यादा अच्छा पूछने का मन कर जाए तो, अगर ये वाला क्वेश्चन हम कोई करे कि ये फीडर का एल्काइलेशन करना है तो क्या बनेगा, बेंजीन के संग AlCl3 एनहाइड्रस, तो क्या बनेगा, तो हमको लगता है प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा ना, लेकिन बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये नहीं बनता है, बनता है ये कंपाउंड। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने रीअरेंजमेंट इतना पढ़ाया नहीं है, वो रिएक्शन से पढ़ाऊंगा। एक चीज होती है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट्स। तो सबसे पहले आपका कार्बोकेटाइन क्या बना, CH3 CH2, ये बना AlCl4 माइनस बन गया, ये है 1 डिग्री 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। पर कार्बोकेटाइन में एक तरीके के रीअरेंजमेंट देखे गए हैं कि जैसे ये C प्लस है ना, तो इसके पास वाले कार्बन पे जो या तो CH बॉन्ड है या इवन कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे यहां तो इसके पास में क्या है CH, तो ये वाला H विद इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्राइड बन के इस पे मूव कर सकता है, प्रोवाइडेड नया बनने वाला कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। अगर कार्बन मिथाइल है तो CH3 माइनस मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं मिथेनाइड शिफ्ट या इन जनरल एल्काइल शिफ्ट। और कभी कभार रिंग एक्सपांशन भी हो जाते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इधर से मुझे मतलब पहले शायद तो 4 मेंबर की रिंग थी, सपोज ऐसा आपके पास है, ये बाकी डिटेल पढ़ाऊंगा अभी, मतलब केवल तुम इसी का ध्यान रखना, वो तो हम पूरा इस पे 1 घंटा में काफी केसेस कराऊंगा। पर जैसे ऐसा कुछ है तो 4 मेंबर रिंग इतनी स्टेबल नहीं होती, लेकिन अब जैसे ये पास वाला कार्बन कार्बन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां मूव कर जाए और ये इसके संग बॉन्ड बन जाए तो क्या हो गया, 5 मेंबर की रिंग बन गई और प्लस यहां आ गया। तो यहां पे 4 से 5 तो तब भी बन जाएगा कि कार्बन का अगर सपोज कार्बोकेटाइन 3 डिग्री से 2 डिग्री भी अगर हो रहा है तब भी रिंग एक्सपेंशन 4 से 5 प्रोवाइड्स सफिशिएंट स्टेबिलिटी, तो बाकी फैक्टर को भी ओवरकम कर लेगा। और बाकी हमें देखना पड़ेगा कि बनने वाला ज्यादा स्टेबल, जैसे इसमें जब ये बना हाइड्राइड मूव कर गया तो क्या होगा,
अभी के लिए यहीं तक सीमित। तो आपके अभी स्कूल एग्जाम में एट द मोस्ट आएगा, अगर फिर का अल्काइलेशन का अच्छा क्वेश्चन आ गया तो ये, बाकी इंपॉर्टेंट बहुत है ये चीज कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें फिर और भी चीजें हैं। तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एंड 6, तो इसलिए ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। और अब जब अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल वो नहीं होगा, ये वाला होगा, तो बन जाएगा ये, इसको क्यूमीन भी बोलते हैं दिस कंपाउंड, आल्सो नोन एज क्यूमीन, फिनॉल बनाने में यूज होता है। सर ये सब नाम कैसे याद रखना है? जैसे वो प्रॉब्लम कभी-कभी रिएक्शन में दे देते हैं कि कन्वर्ट दिस टू एसिटाफिनॉल। हाँ, तो याद करना वाले कैसे याद करना, कोई ऐसा तो नहीं एक मिनट अचानक कोई वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, धीरे धीरे करते करते होगा। एसिटोफिनोन आपका, जैसे आप जब आप कंपाउंड, अभी तो क्या हुआ कि आपने केवल, अभी आप कंपाउंड आपने नहीं पढ़े ना, अभी आपने क्या पढ़ा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा, तो नॉमेनक्लेचर में स्टैंडर्ड कंपाउंड को ही पढ़ा, उसमें भी आप कुछ पढ़ चुके, जैसे आपने एसिटिक एसिड पढ़े, फॉर्मिक एसिड पढ़े, याद हो गए ना, कैसे याद हुए, करके। ये भी जब आएंगे आपको तो करके ही याद होंगे। एनिलीन याद हो गया ना करते करते, पहले तो याद नहीं था, NH2 जब ऊपर आता है। नेप्थलीन पहले तो नहीं था, अब याद हो गया 2-4 सुनते सुनते। तो बस कहने का मतलब है कि बी ऑब्जर्वेंट, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसको मतलब जो हर कॉमन नेम नहीं आता है, कॉमन नेम वही आते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। एग्जाम में पढ़ते समय तो वही आएंगे, एग्जाम में कभी बार कोई सन की आदमी है तो ऐसा दे दिया जो कॉमन नेम है लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है, पर वो कम आते हैं। पर उसका तरीका यही है कि जो पहले तो जो बहुत कॉमन नेम है, जो कि रेगुलर, जो आप बोल रहे हो कि एसिटोफिनॉन से कन्वर्ट करो, एनिलीन से कन्वर्ट करो, तो एसिटोफिनॉन इज अ वेरी वेरी कॉमन नेम जब बेंजीन पे COCH3 जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही आप वो वाला मतलब कीटोन है, ये एरोमेटिक कीटोन है, तो COCH3 ऑन द बेंजीनिंग, जो कि फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन से बनता भी है, CH3COCl वाले से। तो ये हुआ, तो ये आपका फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन से बन गया। अच्छा, ये रिएक्शन बनी, पर ये लिमिटेशन भी हो गई, आप इथाइल और मिथाइल बेंजीन को छोड़ के यू कांट मेक लीनियर एल्काइल बेंजीन। ब्यूटाइल भी लोगे तो बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। अब लेकिन किसी का मन है वो प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, तो क्या करें भाई, उसका भी कोई तरीका बताओ। उसका तरीका फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन हमको वो एक बात देता है। एक तो इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, अगर तुमने वो चैप्टर पढ़ा हो तो जब एक ग्रुप इस पे आ जाता है तो उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, 2 तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, एक डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, ओपी डायरेक्टर, बेटा डायरेक्टर। जैसे एल्काइल ग्रुप ओपी डायरेक्टर होता है, और संग में उनका एक होता है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। कुछ ग्रुप्स क्या करते हैं, आके और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रेट को और फास्ट कर देते हैं, मतलब बेंजीन जितना करता है उससे और ज्यादा करेगा, और कुछ कम कर देते हैं। जैसे एल्काइल प्लस आई इफेक्ट है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है उसका, तो उस कारण से वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देता है, और ओपी डायरेक्टर होता है। तो अगर एक बार आपके पास मिथाइल जुड़ जाए, 100 मॉलिक्यूल है आपके पास, मिथाइल एक में मिथाइल जुड़ा, तो अब आपके पास 99 बेंजीन है और एक मिथाइल बेंजीन है, तो ये रिएक्शन जो होगी, अब अगली रिएक्शन, उसके लिए ज्यादा बेटर सूटेड कौन है, मिथाइल बेंजीन, क्योंकि वो एक्टिवेटेड है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं पॉली एल्काइलेशन, कि आपका मिथाइल बेंजीन तो सबके सब बने नहीं, उससे पहले ही एक ही बेंजीन में 2 मिथाइल जुड़ गए, किसी में 3 जुड़ गए, पॉली एल्काइलेशन। आप चाहते तो मिथाइल बेंजीन बनाते, टॉली बनाना चाहते थे। तो इन दोनों का आंसर ही हमारा आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 COCl AlCl3, इससे क्या बनेगा, Cl माइनस जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CO ये प्लस। यहां पे रीअरेंजमेंट और नहीं होता, वो अलग बात है कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, ये लोन पे इधर आ गया। इन दोनों ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बॉन्ड ज्यादा है। तुम केवल एक बात देख रहे हो, ओ पे प्लस देख रहे हो, लेकिन बॉन्ड मैंने बताया था पहले, देखो ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अटैक करते समय ये O प्लस से अटैक नहीं करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये अगर बेंजीन पे जुड़ना है तो कार्बन कार्बन इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड,
तो जब अटैक बेंजीन पे करेगा तो ये इधर से अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया CO, इसे प्रोपियोफिनॉन बोलते हैं, या 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपे, इसका आईयूपीएसी नेम है 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, यहां से नमूनिंग करते हैं। अब अगर मेरे पास कोई तरीका हो जिसे मैं CO को CH2 में बदल सकूं, तो ये क्या बन गया, प्रोपाइल बेंजीन। प्लस ये जो अभी एक ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग है, तो अगर एक बार ये हो गया और बाकी 99 बेंजीन है, तो इसकी बेंजीन की बारी आएगी, इसकी बारी नहीं आएगी। जब सब पे हो जाएगा तब फिर इसकी बारी आएगी। तो पॉली एसाइलेशन जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और फिर इसको हम रिड्यूस कर देंगे CO को CH2 में, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, पढ़ेंगे भी, क्लीमेंसन रिएक्शन रिडक्शन करके होता है। पर अभी आपको कि अगर इसे हम कंसंट्रेटेड HCl और एमलगमेटेड जिंक से रिएक्ट कर दें तो ये CH2 बन जाता है। इसको बनाने के तरीके कि CO को CH2 बनाना, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल बेंजीन, लीनियर एल्काइल बेंजीन। तो ये चीज, तो एसाइलेशन का एक यूटिलिटी ये भी है कि अगर मैं एल्काइल प्रोपाइल बेंजीन बनाना चाहूं, मैं आइसोप्रोपाइल नहीं बनाना चाहता, तो मैं कैसे बनाऊं, तो ये तरीके से ये बन गया। उसके बाद कन्वर्ट दिस CO टू CH2 जिसके तरीके होते हैं, तो ये चीज, तो ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस की ब्रीफिंग जो है। इलेक्ट्रोफाइल अपना बदलता जाएगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, एसाइलेशन और एल्काइलेशन, 5 ही इंपॉर्टेंट ये होते हैं। अच्छा ये वाला क्या होगा बताओ, अब तो ये तो इसमें क्या Cl माइनस चला जाएगा, ये भी Cl माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, और ये SbCl6 माइनस, और यहां भी वही बगल में रह जाएंगे, और ये भी एरोमेटिक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कार्बन सिंगल कार्बन सिंगल, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 6। हाँ किसमें, एसबी में डेफिशिएंसी नहीं है, पर ऐसा हमने तो ऑक्टेट रूल तो बहुत पहले पढ़ते थे, उसके बाद हमने पढ़ा है कि एक्सपांशंस हो सकते हैं। स्टेबियम नीचे है, साइज बड़ा है, यानी ज्यादा ग्रुप में राउंड रख, एक तो डी है और ज्यादा ग्रुप रख सकता है अपने राउंड को, साइज छोटा नहीं है, तो ये SbCl6 बना सकता है। इवन SbCl5 एक्सपांडेड ऑक्टेट। एसबी कौन से ग्रुप का हुआ, ये इसका हुआ नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक स्टेबियम बिस्मथ, तो स्टेबियम Cl5 तो ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, पर बिकॉज ऑफ द एम्प्टी d ऑर्बिटल इट कैन स्टिल फर्दर एक्सपांड, तो SbCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, Sb ग्राउंड 6 Cl, और साइज Sb की बड़ी है इसलिए रख सकते हो, तो ये ऐसा चीज बन जाएगा। ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन लिखो, इस 1 और 2 में ये जो CN बॉन्ड है, ये CN बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ A है, इसकी बॉन्ड लेंथ B है, तो क्या होता कि A ग्रेटर देन B होगा या A लेस देन B होगा,
ए इक्वल टू बी होगा या कांट से कांट से तो ये बताओ, और किसका विच विल हैव वन और टू हायर डाइपोल मोमेंट। एक चीज देखो, बता, एक अभी हम जब ये एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे वहां पे भी कुछ चीजों का एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। एक एस्पेक्ट होता है स्टेरिक, पहले तो स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? क्राउडिंग। मतलब जब भी हम बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर एक जगह बहुत सी चीज इकट्ठी हो गई, क्राउडिंग हो गई। तो क्राउडिंग होने से रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने से मॉलिक्यूल्स जो थे उससे दूर और हो जाएंगे, प्लेन ऑफ जो प्लेनिटी है वो लॉस हो सकता है। जैसे इस वाले कंपाउंड में हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस होता है। क्या होगा? जैसे NO2 है, NO2 यहां है, तो ये क्या होगा? जैसे ये इधर गया -m फैक्टर्स का, ये इधर गया तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में। इसमें भी ऐसा आ रहा है, लेकिन यहां पे देखो ये काफी बल्कि ग्रुप है। तो ये बल्कि ग्रुप क्या करेगा? ये NO2 को पुश करेगा। भाई आपका क्या है? बेंजीन ऐसा है, NO2 में भी NSP2 है, तो नॉर्मली बेंजीन पे जब NO2 जुड़ा हुआ है या कहीं ये वाले ग्रुप दूर जुड़े हुए हैं तो NO2 भी बेंजीन के संग एक ही प्लेन में, तो कॉन्जुगेशन हो पा रहा है। पर अब ये वाले टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या करेंगे? इस क्लाउड को पुश करेंगे। तो जो NO2 ऐसा था वो कुछ प्लेन से बदल जाएगा। पहले ये बेंजीन था और NO2 भी यही था इस वाले में, पर यहां पे ये रिपल्शन क्या करेगा? कुछ ऐसा कर देगा, टेढ़ा कर देगा हल्का सा, पूरा परपेंडिकुलर ना भी करे तो कुछ लॉस करा देगा। तो लॉस होते ही क्या होगा? रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि जो मूवमेंट है वो एक प्लेन में होना चाहिए। अब क्या हो गया? बेंजीन तो ऐसे हो गई, पर NO2 तो ऐसा हो गया। पहले NO2 ऐसा था, तो इसमें रेजोनेंस, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस अफेक्ट, कि बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर रेजोनेंस गेट इनहिबिटेड। उस कारण से यहां पे क्या फर्क पड़ेगा? यानी ये रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है मतलब इस वाले कार्बन नाइट्रोजन में बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट वाज गेटिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, यहां पे इतना नहीं पा पाएगा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो विच इज लॉन्गर? बी, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड ज्यादा रह जाएगा, तो बी लॉन्गर देन ए। और जब रेजोनेंस के कारण क्या होता? चार्ज सेपरेशन भी हो रहा था, तो चार्ज सेपरेशन यहां ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। फिर रेजोनेंस ही तो क्या करता? ये इधर गया माइनस, फिर यहां डबल बॉन्ड प्लस, तो चार्ज सेपरेशन हो रहा था। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी, रेजोनेंस इनहिबिट हुई तो चार्ज सेपरेशन भी इनहिबिट हो गया। चार्ज सेपरेशन इनहिबिट हुआ तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो गया, विच है हायर डाइपोल मोमेंट 1। आंसर समझा? तो ये भी एक ये डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं। हमने वैसे तो पढ़े ही, लेकिन एक ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का इनहिबिशन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स, ड्यू टू क्राउडिंग। पर यहीं पे अगर ये चीज यहां होती, जैसे मान लो ये ऐसा है, जैसे और कंफ्यूज, जैसे आपको यहां तो NO2 ऐसे मान लो, ऐसे बना देते, यहां पे टर्शियरी ब्यूटाइल, यहां पे टर्शियरी ब्यूटाइल, और एक केस में ये वाला, तो ये फिर भी क्या हो गया? दूर हो गया ना, तो ये इतना स्टेरिक फैक्टर नहीं डाल पाएगा जितना इसमें आएगा। इसमें तो बहुत बिल्कुल ही नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा भी हो, जैसे एक ऐसा दिया हो और एक ऐसा दिया हो, तो इसमें रेजोनेंस हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। वही वाली बात है, ये दूर है इससे, ये तो बहुत ही पास हो गया ना,
क्लाउड, इसका क्लाउड, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये तो बिल्कुल आपस में ही हो गए, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, सब बात समझ गई। क्योंकि वन में रेजोनेंस होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, इसमें रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगी ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, तो उतना चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाएगा। चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो पहले तो चार्जेस ही नहीं बने और सेपरेशन का डिस्टेंस भी नहीं बनी। डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो दोनों ही फैक्टर पे फेल हो रहा है, चार्ज भी नहीं आ पा रहा है और सेपरेट भी नहीं हो पा रहे। एक ये होमवर्क करना, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं इसका भेजूंगा, उसे देख लेना, क्वेश्चन लिख लो। फिनेंथ्रीन कैसा होता है बताया, एक बना, मतलब नेप्थलीन तो मालूम है, एंथ्रासीन मालूम है, फिनेंथ्रीन बेंजीन तो ये है, नेप्थलीन ये है, फिनेंथ्रीन आपका होता है जब बुक में दिया, इसका नाम भी दिया 1,2 ये बेंजीन के लिए बेजा यूज कर, 1,2 बेजा 1,2 बेंजा नेप्थलीन, नेप्थलीन की ये 1,2, ये अगर सोचो ये नेप्थलीन है, 1,2 पोजिशन वो 1,2 बेंजा नेप्थलीन, ये मतलब अल्फा बीटा ये सभी 1,2 ही होती है, तो ये 1 ये 2, 1,2 पे ये है बेंजा, तो 1,2 बेंजा नेप्थलीन। और फिर एक बार रेजोनेंस बनाने के बाद उनको अरेंज करना। बेंजीन के वैसे याद रखिए, बेंजीन के 2 होते हैं, नेप्थलीन के 3 होते हैं और एंथ्रासीन के 4 होते हैं, फिनेंथ्रीन के 5 होते हैं, एक एक बढ़ता जाता है। अब वो बनाना, और एक ये चीज बताना कि ये इन केस ऑफ नेप्थलीन, अगर इस ये बॉन्ड लेंथ ए और ये बॉन्ड लेंथ बी है, ये बॉन्ड लेंथ ए है, ये बॉन्ड लेंथ बी है, तो विच इज करेक्ट?
करना इसको, एक ये चीज, जब नेपथलीन का वो करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उस बात का आंसर उस चीज में मिलेगा। ठीक है, लिख लो से।